नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इजराइल हमास संघर्ष। जी हां, आज 12वां दिन है संघर्ष का। इजराइल और हमास के बीच ताजा संघर्ष में हर पल नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस संघर्ष का आज 12वां दिन है। लगातार बरस रहे तोप और गोले निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। दुनिया भर में संघर्ष को लेकर तरह तरह की कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन सब हालातों के बीच जिस एक खबर पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल यात्रा। जो बाइडेन अब से थोड़ी देर पहले तेल अवीव पहुंचे हैं। उनकी यात्रा के कारण पूरा इजराइल उम्मीदों से भर गया है। तेल अवीव में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल बाइडेन की इस यात्रा से पहले गजा के एक अस्पताल पर हुए दिल दहला देने वाले हमले ने इस संघर्ष में एक नया पन्ना जोड़ दिया। इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी भी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस करतूत के पीछे खुद इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया है और बाइडेन ने भी हमले की जांच के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर इजराइल में इस बात की उम्मीद जगी है कि बाइडेन का दौरा और समर्थन उनके लिए मददगार साबित होंगे। तो देखना होगा कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच किस तरह की बातचीत होती है। क्या हमास के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की शुरुआत होगी जिससे हमास की जड़ पर प्रहार किया जा सके, क्योंकि बाइडेन खुद चाहते हैं कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाना चाहिए। ये उस वक्त की तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हैं और इस यात्रा से बहुत उम्मीदें इजरायलियों को, इजराइल के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे उनको रिसीव करने। यहां पर तेल अवीव में पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और लगातार अगर देखा जाए तो अमेरिका जवाब दे रहा है कि किस तरीके से हमास को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और लक्ष्य यही है कि कैसे जो आतंकवाद है इस पर भी अंकुश लगाया जा सके। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और इजराइल को न सिर्फ समर्थन बल्कि इससे पहले भी हमने देखा अमेरिका की तरफ से यही कहा गया कि कोशिश जारी रहेगी। और अभी तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक प्रयास जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जहां हम कह सकते हैं कि संघर्ष विराम की तरफ जो हलचलें हैं वो भी तेज हैं, लेकिन कब तक आखिर जो संघर्ष विराम है वो हो पाएगा? कब तक हमास के जो हमले हैं वो लगातार जारी रहेंगे और आखिर कब तक ये संघर्ष यूं ही चलता रहेगा? खासतौर से अगर गजा के लोगों की बात की जाए, उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय ये। और जैसा आज भी हमने देखा एक तरीके से अस्पताल पे जो जोरदार धमाका हुआ वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन अब जिस तरीके से जो बाइडेन यहाँ पर पहुँचे हैं, हालांकि पहले जॉर्डन का भी दौरा था, लेकिन अब ही फिलहाल जो बाइडेन इजराइल में ही हैं, जॉर्डन वो नहीं जाएंगे। अलग अलग मायने जो हैं इस यात्रा के निकाले जा रहे हैं। किस तरीके से इजराइल के साथ है अमेरिका, और अभी ना सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बल्कि जो बाइडेन के बीच जो मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि जो संघर्ष है आगे किस तरफ रुख लेता है। दोनों ही देश जो हैं कोशिश में है कि किस तरीके से जो हमास है उस पर अंकुश लगाया जा सके। लगातार हमने देखा कि जो संघर्ष है वो भी जारी है। इजराइल की तरफ से लगातार जो तोपें हैं वो आग उगल रही हैं, लेकिन बावजूद इस तरह की जो स्थिति है, जो रॉकेट लॉन्चर के जरिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो हमले हैं वो होने अभी तक रुके नहीं हैं। 12वां दिन इस संघर्ष का आज, लेकिन अभी तक भी जो खास स्थिति है वो कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रही है। और खासतौर से अगर बात करें गजा की, जहां पे अल अहली अस्पताल में जोरदार धमाका हुआ, रॉकेट हमले की चपेट में आए इस अस्पताल के बाद इजराइल और हमास के बीच इस हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। एक तरफ गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल पर आरोप लगाया, वहीं इजराइल की सेना ने रॉकेट हमले के लिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह को जिम्मेदार ठहराया है।
इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान गजा सिटी का अल अहली अस्पताल में जोरदार धमाका हुआ। रॉकेट हमले की चपेट में आए इस अस्पताल में पहले से ही घायलों से भरा पड़ा था। साथ ही कई फिलिस्तीनी नागरिक हमलों से बचने के लिए इस अस्पताल में शरण ले रखी थी। रॉकेट की चपेट में आने से 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इस अस्पताल पर टारगेटेड रॉकेट इजराइल की वायुसेना ने छोड़ा है। वहीं इजरायली सेना ने इस आरोप से इनकार किया है। इजराइल की सेना ने कहा कि अस्पताल पर रॉकेट हमले के लिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह जिम्मेदार है। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. We, as Arab group, as you see, all of us, united, outraged by this massacre that has taken place, committed by the Israeli forces against a hospital, the Lutheran Hospital, in the Gaza Strip, in which, according to the initial figures, about 500 civilians have been torn apart and massacred in this outrageous, illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip. We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने गजा के अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट को खौफनाक बताया और उन्होंने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। They cannot justify the acts of terror against civilians committed by Hamas on October 7 that I immediately condemned. But those attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Each of my two humanitarian appeals have a value in themselves. They are not bargaining chips. They are simply the right things to do. And I am horrified by the hundreds of people killed at Al Ahli Hospital this same day in Gaza by a strike that I strongly condemned earlier today. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की। बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से घटना की सच्चाई तक पहुंचने को कहा। हमले के बाद जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर दिया। बाइडेन के साथ होने वाली बैठक रद्द होने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपना जॉर्डन दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने इसे घिनौना नरसंहार बताया। لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. الليلة تم قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة من قبل إسرائيل. गजा में अस्पताल में हुए रॉकेट हमले के विरोध में ईरान, लेबनान और यमन में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच हमास ने इस्लामिक देशों से इस हमले की निंदा करने की अपील की। वहीं इजराइल की सेना ने रॉकेट मिसफायर होने से पहले और बाद की स्थिति का वीडियो जारी किया है और इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इजराइल की तरफ से बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि पहले और बाद की स्थिति क्या है। साथ ही एक रडार की जो फोटो है वो भी शेयर की गई है जिसमें जानकारी मिल रही है कि कहां से जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया, अस्पताल कितनी दूरी पर है और इजराइल गाजा की जो स्थिति है वो उसमें देखी जा सकती है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज इजराइल गजा संघर्ष पर मतदान होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ब्राजील के एक प्रस्ताव पर मतदान होगा जिसमें गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की अपील की गई है।
राजनयिकों ने बताया कि इस मतदान के बाद संयुक्त अरब अमीरात और रूस के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद में गजा अस्पताल में हुए हमले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो कोशिश यही है कि किस तरीके से संघर्ष विराम अगर होता है तो लोगों को कुछ राहत मिल जाए, जो गजा में लोग हैं उनको फौरी तौर पर कुछ राहत दी जा सके। इजराइल हमास संघर्ष में पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब तेल अवीव पहुंचे हैं, वहीं कल जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी इजराइल का दौरा किया। इस दौरे पर उन्होंने इजराइल के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। वहीं कूटनीतिक प्रयासों के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इजराइल हमास के आतंकियों को चुन चुनकर ठिकाने लगा रहा है। एक तरफ जहां कई देश इजराइल को गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, तो कई देश खुलकर इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं। पश्चिमी देशों के नेता लगातार इजराइल का दौरा कर उसे अपना समर्थन दे रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी मंगलवार को इजराइल के दौरे पर पहुंचे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करके अपने देश का समर्थन दोहराया। साथ ही साथ उन्होंने उन देशों को इशारों में ही चेतावनी दे दी जो इस संघर्ष में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। Wir spüren das furchtbare Leid aller Israelis, deren Eltern, Geschwister und Kinder bei diesem barbarischen Überfall ums Leben gekommen sind. Wir teilen die unerträgliche Sorge all jener, deren Familienmitglieder von Terroristen aus ihrem Alltag gerissen und brutal verschleppt worden sind. Unter den Verschleppten sind auch Deutsche. Ihnen wie all den anderen Geiseln gilt unser Augenmerk. Wir bemühen uns nach Kräften, ihre Freilassung zu erreichen. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस समर्थन के लिए जर्मनी के चांसलर का आभार जताया। साथ ही उन्होंने गजा में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी हमास के कंधों पर बताई। It's important that the entire world understands this. The responsibility for the civilians who are there, both the abducted people and both the people who are kept there at force, the citizens of our country and the citizens of dozens of countries, and the Palestinian civilians themselves, that responsibility sits squarely on the shoulders of the Hamas war criminals. जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। राष्ट्रपति हर्जोग ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जर्मनी चांसलर को आभार जताया। साथ ही हमास द्वारा बंधक बनाए गए जर्मन नागरिकों के लिए चिंता जताई। इस बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए जर्मनी के नागरिकों के रिश्तेदारों ने चांसलर स्कोल्स से मुलाकात की। स्कोल्स से मुलाकात के बाद उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने को कहा। हमास के हमलों का आलम यह है कि जर्मन चांसलर को इजराइल से मिस्र रवाना होने से पहले तेल अवीव में एयर सायरन बजने के कारण उतरना पड़ा। युद्ध की विभीषिका खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान अमेरिका लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का महमूद अब्बास से जॉर्डन में मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन गजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं तेल अवीव से, जहां बाइडेन नेतन्याहू के साथ बैठक कर रहे हैं। I've got my great Secretary of State here. He's been here for a lot. But I wanted to personally come and make that clear. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it is not hyperbole to suggest slaughtered. And including 31 Americans. And they've taken scores of people hostage, including children. He said, imagine what those children hiding
thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are greedy with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate what you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, seems to me that they have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people, and it has brought them only suffering. You know, years ago I asked the Secretary of State when he and I were working in the Senate to write something for me, and he said, he wrote a line that I think is appropriate. He said, it's not, we lead, not just, well, I won't go into it, I'll wait later, taking too much time, but the point is this, that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there who are not sure. So we've got to overcome a lot of things. And it also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. And well, at any rate, that's who we are. Not just me, but that's who the United States is. And it's just not the example of our power, it's the power of our example that's almost as important. तो तेल अवीव में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जो यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच, और खासतौर से जो बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया कि संघर्ष की इन परिस्थितियों में अमेरिका इजराइल के साथ है। दरअसल इजराइल ने एक बार फिर वहीं उत्तरी गाजा के नागरिकों को इलाका खाली करने का दक्षिण गाजा की ओर जाने को कहा है। गाजा में 12वें दिन भी आसमान में बारूद की बरसात जारी है। इस बीच कल संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल में शरण लिए गए लोगों पर हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तरी गाजा से पलायन किए गए लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का 12वां दिन, गाजा के आसमान से बरसता बारूद, दूर दूर तक उड़ते धुएं के गुब्बार ये बयां कर रहे हैं कि विध्वंस जारी रहेगा। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आसमान से गाजा का विध्वंस जारी है। इस बीच गाजा में चल रहे हजारों युद्ध विस्थापितों वाले संयुक्त राष्ट्र संचालित स्कूल पर हमला हुआ। इस हमले में 6 लोग मारे गए। जिस स्कूल पर यह हमला किया गया उसमें 4000 विस्थापित लोग थे। Just to give you a little update on UNRWA, at least 6 people were killed this afternoon when an UNRWA school was hit at the Al-Makhazi refugee camp in the middle area of the Strip. Commissioner General Philippe Lazzarini said that this is outrageous and it again shows the flagrant disregard for the lives of civilians. No place is safe in Gaza anymore, not even UNRWA facilities, he warned. दक्षिण गाजा में लगातार हमलों में दर्जनों नागरिक मारे गए और हमास के कम से कम एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि ये हमले आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए हैं। गाजा में हुए बमबारी से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी ऊंची-ऊंची इमारतों के नीचे लोग अपनों को तलाशते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को अस्पताल में हुए हमले से पहले 11 दिनों की गोलीबारी में कम से कम 3000 लोग मारे गए। चारों तरफ तबाही, दर्द और पीड़ा का मंजर देखा जा सकता है। गाजा में लोगों को अपने प्रियजनों को दफनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाजा में हमले का आलम यह है कि इजराइल के उत्तरी गाजा खाली करने के अल्टीमेटम के बाद दक्षिण गाजा की ओर लोग वापस लौट रहे हैं। चारों तरफ हो रही गोलीबारी से उन्हें रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। वे वापस घर लौटने को मजबूर हैं। من الناس اللي توجهت يوم الجمعة وطلعت على خان يونس، بس صار في قصف في الوادي وصارت المجزرة اللي صارت فرحنا رجعنا.
فالصغار طبعا ما تقبلوا الوضع، وكان الوضع كثير صعب في غزة. واحنا هلقيت رجوعنا على غزة برضه في تعرض لحياتنا للخطر، وفي صعوبة علينا وعلى اولادنا، بس اهون ما علينا نتمرمط برا بلدنا برا غزة. فاحنا هلقيت لما احنا نرجع يعني احنا حنقايس على حالنا، بس نستشهد واحنا واحنا اعزاء، مش نطلع وننزل ونستشهد برا بلدنا برا غزة. صح خان يونس بلدنا، بس سبحان الله يعني الامر في غزة غير، يعني حنتحمل القصف بس برا غزة لا. يعني قعدت بصلي الصبح، والله صليت الصبح قاعد بسبح على الكرسي ورا الحيطه هذه. الله يلهمني انه ابو الغطاس طلع على الاولاد جوا، دخلت الغرفه فيش ثواني الا الضربه صارت، حسيت اني قلت انا بضربني فوق، صرت اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اقول، قلت الضربه بضاري فوق. طلع البنات صوتي كلي، طلع عندي صوتي، بنت الشباك طلع راسها الجداد، فتح راسها وابن بنتي عندي جايين من رفح اتصاب في راسه، طلعت اجري في الشارع بره لقيت الحال اللي انا شايفه هذا। गजा में हर बदलते दिन के साथ हमले तेज होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमास के क्रूर हमले के बाद से इजराइल ने गजा में पानी, ईंधन और भोजन की उपलब्धता करवाने पर रोक लगा दी थी। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसे देखते हुए गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गजा में लोग अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं मान रहे, वहीं पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। और आइए अब तेल अवीव का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, जानना चाहेंगे आपसे, अगर खासतौर से जो बाइडेन वहां पहुंचे हैं, अभी बैठक चल रही थी और उसमें जो बाइडेन ने ये भी कहा कि ऐसी संघर्ष की परिस्थितियों में अमेरिका इजराइल के साथ है, और खासतौर से वो उन्होंने कहा कि अमेरिकी जो नागरिक थे वो भी हमास के इस हमले में मारे गए हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका तो अलाय है ही इजराइल का, और क्योंकि अमेरिकन नेशनल्स भी मरे हैं, तो संभावित है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ इजराइल में आते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे। दूसरी पर आप इन स्टेटमेंट्स को ये भी समझिए कि ये स्टेटमेंट्स मीटिंग के पहले दी जा रही हैं, मीटिंग के बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, सपोर्ट इजराइल के साथ जताई जाएगी और हमास को स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। पर साथ में ये भी कहा जाएगा कि फ़लस्तीन में जो गजा में जो सिविलियंस रह रहे हैं, फ़लस्तीनी रह रहे हैं, उनकी जो मानवीय ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। बिहाइंड क्लोज डोर्स ये प्रेशर बनाएंगे इजराइल पे। पहले तो दोनों साइड्स अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे कि उनकी असेसमेंट क्या है, कि सिचुएशन क्या है, कहाँ तक पहुंची है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है, मिलिट्री कैंपेन क्या है, मिड टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड गेम क्या है। उसके बाद नेगोशिएशन होगी कि कौन कितना कंसीड करने को तैयार है। अमेरिका चाहेगा, शुरू तो वो सीज फायर के दबाव से करेगा, पर वो समझता भी है कि सीज फायर, इजराइल इस वक्त किसी मूड में है नहीं सीज फायर करने के, जब तक उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल से नेगोशिएशन ह्यूमैनिटेरियन एड पर होगी कि वो कॉरिडोर कैसे खोला जाए, जो वहाँ मानवीय क्राइसिस इवॉल्व कर रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए, और उसको कैसे उन तक भोजन, ईंधन, एसेंशियल मेडिसिन, पानी, ये कैसे प्रोवाइड किया जाए। जी अमृतपाल, जो मानवीय सहायताओं की जब आप जिक्र कर रहे हैं, खत्म हो गया, वहाँ पे ग्राउंड पे आपने लोगों से भी मुलाकात की होगी, उनका क्या कुछ मानना है, किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वहाँ लोगों में है? देखिए, मैं तो इजराइल में हूँ, इजरायली स्ट्रीट्स पे तो जितने लोगों से आप बात करो, रेट्रीब्यूशन, रिप्रेजल, रिवेंज का लोगों का इस वक्त माहौल है, क्योंकि उन पर जिस तरह का भयानक अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, और उसके बाद लगातार अटैक्स हो रहे हैं। लोग यहाँ हर 30 सेकंड में यहाँ पे एक रॉकेट गिरता है, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, डरे हुए हैं, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा में हैं। जी अमृतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा आपके साथ और बाकी अपडेट्स के लिए हम जुड़ेंगे। तेल अवीव से हमारे संवाददाता अमृतपाल बता रहे थे किस तरह की जो स्थिति है वो बनी हुई है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए हमास के हमले की चपेट में इजराइल के शहर भी आए हैं। गजा से सटा स्टेरोटा शहर 7 अक्टूबर को हुए हमले का शिकार बना था। इस शहर पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सरकार की अपील के बाद कई लोग ये शहर छोड़कर जा चुके हैं।
कुछ परिवार शहर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वहीं इजराइल में हमास के हमले में घायल लोगों का इलाज बंकरों में चल रहे अस्पताल में चल रहा है। साथ ही कई संगठन घायल सैनिकों और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में भी जुटे हुए हैं। यह है गजा की सीमा से सटा इजराइल का शहर स्टेडोरोट। गजा से सटे होने के कारण 7 अक्टूबर के बाद से यहां लगातार हमास के हमले हो रहे हैं। इन हमलों को देखते हुए इजराइल की सरकार ने शहर को खाली करने को कहा है। इजराइल के इस शहर में वीरानगी छा गई है। सड़कें सुनसान हैं। 1-2 दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। हमास के हमले का दंश गजा से सटे कई शहरों को देखना पड़ रहा है। वीरान पड़े इस शहर में कुछ परिवारों को छोड़कर ज्यादातर लोग सुरक्षित इलाकों की तलाश में जा चुके हैं। जो कुछ बचे परिवार हैं वो शहर छोड़कर जाना नहीं चाहते। We got a text message that says that we have to evacuate our home for our own safety, and we decided to stay. We decided to stay because, first of all, it's my home. I will not leave my home. I feel here more safe than any other place. Second of all, I'm really terrified to go outside, even to throw garbage. स्टेडोरोट शहर में कल गजा की तरफ से 4 रॉकेट हमले हुए। इस हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। गजा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर में 7 अक्टूबर को हमास के हुए हमले के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। चारों तरफ हमले की जद में आई कारें और अन्य वाहन सड़कों पर देखी जा सकती है। कई जगहों पर एक कार के ऊपर दूसरी कार को देखा जा सकता है। इजराइल में हमास के हमले में घायल लोगों का इलाज बंकरों में चल रहे अस्पताल में चल रहा है। नाहरिया में इस अस्पताल में जहां नवजात शिशुओं की गहन देखभाल की सुविधा है, तो यहां अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं भी मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वे हमले में घायल लोगों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Have to be prepared and safe to give the best medical treatment we can to our patients, our community, but also to our soldiers. We are strong, we're ready, we're prepared. We're prepared for every scenario. इजराइल में जहां अस्पताल एक तरफ अपने नागरिकों के इलाज के लिए मुस्तैद हैं, वहीं कई संगठन राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ब्रदर्स इन आर्म्स संगठन अपने 15,000 लोगों के जरिए घायल लोगों और सैनिकों को भोजन व अन्य राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। संकट की इस घड़ी में हर एक इजरायली हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संकट की इस घड़ी में हर एक इजरायली हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कोशिश की जा रही है कि संघर्ष विराम हो सके, लेकिन वहीं दूसरी ओर लेबनान और इजराइल सीमा पर भी गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। वहां भी एक दूसरा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान से सटी सीमा के पास किसी के आने या उसकी बाढ़ में हस्तक्षेप करने वालों को गोली मारने की चेतावनी दी थी। मंगलवार को इजराइल ने बाड़ा पार करने वाले 4 लोगों को ढेर कर दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को चेतावनी दी कि इजराइल लेबनान में आतंकवादियों के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो 2 मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। I would warn Hezbollah to look very carefully. I would also warn the leaders of Lebanon to look very carefully how we are dismantling Hamas in the Gaza Strip, leader by leader, terrorist by terrorist, and indeed infrastructure by infrastructure. We will exert a serious price if they continue to threaten and attack Israel. Nevertheless, we are prepared to fight, if needs be, on 2 fronts. इस बीच लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 5 सैनिक मारे गए। वहीं लेबनान से दागी गई मिसाइल उत्तरी इजराइल के मेटुला में गिरी और 3 लोग घायल हो गए। इधर हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले में अपने 5 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इस तरह एक और मोर्चे पर इजराइल को हिजबुल्लाह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में ये झड़पें क्या रूप लेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो एक तरफ कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं देखना होगा कि ये संघर्ष कहां जाकर आखिर थमता है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।